ऑफन इंडिया में ना एकेडमिशियंस को बहुत थियोरेटिकल माना जाता है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या नहीं पढ़ी उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इकोनॉमिक्स अप्लाई जरूर करनी पड़ेगी अपने किसी भी काम के अंदर। मैथ्स आपकी आर्ग्यूमेंट में एक सेंस ऑफ अथॉरिटी एंड अ सेंस ऑफ कन्विक्शन लेके आएगा। कोरिलेशन और कॉजेशन में बहुत फर्क होता है। इंडिया में लॉ बन जाते हैं, उनके लागू होने में बहुत सारे लूपहोल्स हैं। बेस्ट वकील वो है जो आपको कोर्ट से बचा दे। जब हम कह रहे हैं कि हमारा अच्छा इंजीनियर यूएस में जाके H1B वीजा में जाके वहां कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वहां का अच्छा एक लॉयर या अच्छा एक डॉक्टर इंडिया में आके क्यों नहीं कर सकता? 1991 से पहले इंडिया के पास ना गाड़ियों में ऑप्शन था, ना खानों में ऑप्शन था, ना स्कूटर्स में ऑप्शन था, ना टेलीफोन में ऑप्शन था। देयर विल बी अ पॉइंट जहां दी मशीन विल टेक ओवर एंड डू एवरीथिंग। कई बार वीसीज आपको फोर्स करते हैं रेवेन्यू बढ़ाने पे एट एनी कॉस्ट। एजुकेशन ठीक करा जा सकता है, अच्छा करा जा सकता है थ्रू एआई एंड पर्सनलाइज्ड गेमिफाइड लर्निंग हो सकती है। अभी के टाइम में ये 70% या 75% अटेंडेंस रूल कहां तक जस्टिफाइड है? किसी भी फील्ड में जब आपका इंटर्नशिप वाला जो प्रोसेस होना चाहिए वो 100% कंपलसरी होना चाहिए। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया को बांध के रखा हुआ है। 3-4 सालों में इतने IRS ने रिजाइन कराया और अपने कोचिंग इंडस्ट्री में गए हैं। डू यू थिंक दैट एज अ नेशन हम स्टेम पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ब्रेन की जो पावर है वो प्लास्टिक के बैग की तरह वो बढ़ सकती है, किसी भी एज पे आप बढ़ा सकते हो, उसको कम कर सकते हो। फ्यूचर इज गोइंग टू बी रोबोटिक्स, फ्यूचर इज गोइंग टू बी AI। अगर हम फ्यूचर ऑफ लर्निंग को एक वर्ड में समराइज करें तो आपके हिसाब से वो एक वर्ड क्या होगा? इस सेंचुरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हेलो एवरीवन, आज के हमारे सेगमेंट में प्रोफेसर सिद्धार्थ राठौर, जो प्रोफेसर होने के साथ साथ एक लॉयर एंड एक डेटा ड्रिवन थिंकर भी हैं। इन्होंने लबासना, जहां पे IAS ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, उनको भी वहां जाके सिखाया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 1 दशक से प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। वेलकम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इस पॉडकास्ट को ना हम थोड़ा ज्यादा जेनजी फोकस्ड एंड जेन अल्फा फोकस्ड रखने वाले हैं, बिकॉज ऑफ आवर ऑडियंस। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं ऐसे, एंड ऑल्सो बिकॉज आप उन बच्चों को भी पढ़ाते थे जो जेनजी नहीं थे अभी से कुछ साल पहले, और अब आप जेनजी को भी पढ़ा रहे हैं। उस टाइम में पढ़ाते थे जहां पे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट वाज नॉट अ ट्रेंड, और अब उससे ज्यादा बड़े एप्स भी ट्रेंड है। तो आई थिंक विल कवर ऑल दोज थिंग्स वेरी वेरी डीपली इन दिस पॉडकास्ट। इससे रियलाइज हो रहा है कि मेरी भी उम्र बढ़ रही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऑफन इंडिया में ना एकेडमिशियंस को बहुत थियोरेटिकल माना जाता है एंड इकोनॉमिस्ट को भी बहुत थियोरेटिकल माना जाता है। आपने इकोनॉमिक्स के साथ बहुत टाइम बिताया है, क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिस्ट एंड एकेडमिशियंस पे ये कमेंट जस्टिफाइड है? देखिए, हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स होते हैं एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स छोड़िए, आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए या फिर आप फिजिक्स ले लीजिए, देयर विल बी थ्योरेटिकल फिजिक्स, देयर विल बी अप्लाइड फिजिक्स। साइकोलॉजी ले लीजिए, देयर विल बी थ्योरेटिकल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हर तरीके के फैसेट्स हैं इकोनॉमिक्स के भी, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड इन द सेंस कि आप अगर प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं एज अ इकोनॉमिस्ट, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे मेरे कई सारे क्लासमेट्स जो हैं वो प्रैक्टिशनर्स इन द सेंस कि वो बैंक्स के अंदर जाके काम कर रहे हैं। और अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जहां पर इकोनॉमिस्ट आर ऑल्सो बीइंग हायर्ड बाय कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। फॉर एग्जांपल, एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है हैल वेरियन, जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं, वो गूगल के चीफ इकोनॉमिस्ट थे। तो अब ऐसी पोजीशंस भी आने लग गई हैं जहां पर कंपनीज को भी रियलाइज होना शुरू हुआ है कि हमें अगर कोई एक्शन लेना है तो हो सकता है हमें इकोनॉमिस्ट की जरूरत हो। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप जोमैटो यूज करते हो तो जोमैटो पे एक क्लिक आता है जो ऑटोमेटिकली टिक होता है कि आई डू नॉट नीड एनी प्लेट्स और आई डू नॉट नीड एनी कटलरी। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर आप IRCTC पे टिकट बुक करते हो, पेटीएम पे टिकट बुक करते हो एयरलाइंस की, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो ऑलरेडी टिक्ट होता है। सो ये जो इनसाइट्स हैं, कई बार एक इकोनॉमिस्ट ड्राइव करता है कि आपको किस तरीके से एक्शंस करवाने। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट का जो रोल आ गया है वो कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है, कॉर्पोरेशंस के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इट हैज टू डू विद साइकोलॉजी एज वेल। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया जो अप्लाइड है। बट
थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं मार्केट, अब वो मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके गार्ड रेल्स किस तरीके से होने चाहिए, तो वो भी एक थ्योरेटिकल इकोनॉमिस्ट बताता है कि इस तरीके से होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम ऑक्शनिंग करते हैं, 5G की ऑक्शन करते हैं या फिर हम कोल माइन की ऑक्शनिंग करते हैं, उस ऑक्शन का प्रोसेस कैसा होगा वो एक गेम थ्योरी का इकोनॉमिस्ट बता सकता है। तो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स भी रिक्वायर्ड है। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल है, उसमें आप जिस फील्ड में जाना चाहो आप वो कर सकते हो, जस्ट लाइक एनी पर्टिकुलर फील्ड। आप क्लासिकल चीज़ करना चाहते हो कि आप अप्लाइड चीज़ करना चाहते हो। एंड विद द कमिंग ऑफ AI बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में। मशीन लर्निंग, कैजुअल इन्फ्रेंस जो है, जो आप एक टिपिकल इंजीनियर करता था, सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करता था, वो सारी एप्लीकेशन भी अब इकोनॉमिक्स में हो गई है। तो इसीलिए अभी बोला जाता है कि दिस इज द फिजिक्स ऑफ सोशल साइंसेस, क्योंकि इट हैज डिसिप्लिन जो है इसने बहुत सारी चीजें ली। जस्ट लास्ट एग्जांपल, इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इक्विलिब्रियम तो कोई वर्ड ही नहीं होता ना, इकोनॉमिक हैज नथिंग टू डू विद सोशल चीज, इट्स अ साइंस वर्ड, इट्स अ फिजिक्स वर्ड, तो वहां से आया है ये वर्ड। तो बहुत सारी फील्ड्स हम इनकॉर्पोरेट करके इस सब्जेक्ट को क्राफ्ट किया गया, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टू स्टडी। एंड दिमाग जरूर खोल देता है ये सब्जेक्ट, जस्ट लाइक फिलोसफी या फिर से साइकोलॉजी। तो उस तरीके के लिए स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहता है। मैं एक PCM स्टूडेंट था, बट मुझे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की आदत क्लास 11 से लग गई, और उससे मैंने जार्गन सारे समझे इकोनॉमिक्स के, बिकॉज मैं कॉमर्स के स्ट्रीम का तो था नहीं। एंड इट हेल्प मी इमेंसली। जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी तो वो सारे वर्ड्स, वो सारे जार्गन्स मुझे ऑलरेडी आते थे, राइट। एंड जब मैंने फिर MBA करा तो ऑल्दो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ नहीं, पर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इवन मैक्रो में मैं सबसे ज्यादा मार्क्स लाता था, इवन मोर देन द स्टूडेंट्स हु वर फ्रॉम DU एंड हु had studied in undergrad, BCom honors and all those things. बट अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे लिए कब हुआ, ये when I started my own company, my own startup, right? तो अब मैं हर चीज को यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचता हूँ कि इतना कॉस्ट है, इतना हमारा रेवेन्यू आ रहा है, और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इतनी है मेरी। तो वो सारी चीजें मैं समझ पाता हूँ, शायद क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा। तो आप अप्लाइड इकोनॉमिस्ट अपने आप हो रहे हो ना, धीरे धीरे यू आर लर्निंग। तो जो भी आज की डेट में कोई जेन Z का, जेन अल्फा का कोई अगर अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या नहीं पढ़ी उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इकोनॉमिक्स अप्लाई जरूर करनी पड़ेगी अपने किसी भी काम के अंदर। तो वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ, बिकॉज यू हैव जस्ट मेंशन्ड इकोनॉमिक्स। 2021 का एक फोर्ब्स का सर्वे था जिसमें उन्होंने देखा था कि टॉप 100 जो बिलियनियर्स हैं, टॉप 100 या उससे ज़्यादा बिलियनियर्स, तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। तो जो हाईएस्ट आया था मॉडल वैल्यू वो था कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, और उसके बाद था इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये आपको बताता है, इकोनॉमिक्स आपको ट्रेन करता है इन टर्म्स ऑफ रैशनल कैसे आप बिहेव करोगे। आपको यूनिट इकोनॉमिक्स सिखाता है, आपको बताता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी उस चीज़ की। आपको लग रहा होगा आप एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बट जब आप उस अपने जो इनग्रेन कर लिया अपनी साइकी के अंदर, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। और एज कंपेयर टू समवन हु इज टेकिंग अ डिसीजन इमोशनली, क्यों इंजीनियर्स आर गुड पीपल इन टर्म्स ऑफ रनिंग कंपनीज, क्योंकि वो एक मैथ्स पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको लॉजिक समझ में आ रहा है, उसको पता है कि नंबर कैसे वर्क करेगा, एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और ये मुझे लॉयर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि जब मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो मैथ्स से बच्चे भागते हैं कि नहीं मैथ्स नहीं पढ़नी, मैथ्स वाला सेक्शन तो लोग कहते हैं कि क्लैट का मैथ्स वाला सेक्शन छोड़ के चले जाएंगे। टिपिकल बच्चा। मैं ILC में मुझे 1 साल हो गया पढ़ाते हुए, सारे सबने मुझे ये कहा कि मैथ्स वाला सेक्शन तो हम छूते ही नहीं। मेरा पॉइंट इज कि आपने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना ही छोड़ दिया, आप मैथ्स से भागो मत। आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि मैथ्स आपको लॉजिक कितना ज्यादा देगा आगे जाके, और नॉट जस्ट दैट, आपकी आर्ग्यूमेंट में एक सेंस ऑफ अथॉरिटी एंड अ सेंस ऑफ कन्विक्शन लेके आएगा, वो इनग्रेन होगा आपके अंदर लॉजिक। सो इकोनॉमिक्स डज वंडर्स। आई मीन इट्स एन एब्सोल्यूट मस्ट। अगर कोई भी जेन Z, जेन अल्फा अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो आई वुड से साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, दीज आर 3-4 सब्जेक्ट्स जो आपको पक्का 100% पढ़ने चाहिए अगर आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हो। ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इलॉन मस्क, वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड पर्सन ऑफ आवर टाइम्स, उनके ग्रेजुएशन में मेजर फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स थी। यस।
तो यूज़ है एंड इनफैक्ट ये चीज़ें सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप टॉप कोई भी आप बिलियनर ढूंढो तो सारे कहेंगे कि ये चीज़ें आर इम्पोर्टेंट, बट व्हाट गेट्स पिक्ड आउट इज, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क जकरबर्ग ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये कॉजेशन है रादर देन द फैक्ट कि ये कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन और कॉजेशन में बहुत फर्क होता है, इकोनॉमिक्स ये लॉजिक सिखाता है आपको। तो जस्ट बिकॉज सचिन तेंदुलकर ने क्लास 10 तक पढ़ाई करी, इसका ये थोड़ा मतलब कि आप भी क्लास 10 पे जाके छोड़ दोगे और उसके बाद क्रिकेटर बन जाओगे। तो कॉजेशन और कोरिलेशन में दो अलग अलग डिफरेंस होता है। तो इफ यू रियली वांट टू हेज योर बेट्स, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास इंश्योरेंस हो अपनी लाइफ में, और जो इलॉन मस्क कह रहा है कि वर्किंग विल बी ऑप्शनल, अभी जो नितिन कामत के उस पे पॉडकास्ट पे बोला कि वर्किंग विल बी ऑप्शनल, तो फिर दैट मीन्स कि अगर 20 साल बाद ये होगा तो अभी तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि दीज आर दी वंस जो अब वोग में होंगे। एज कंपेयर टू, आई हैव नथिंग अगेंस्ट लिंग्विस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर संस्कृत की प्रोफेसर हैं, तो बट पॉइंट इज कि ऐसे सब्जेक्ट्स आर वेरी गुड, दे आर गुड टू हैव एंड गुड टू अंडरस्टैंड, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रॉम अ मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर रेलेवेंस माइट गो डाउन। एंड वो हम देख पा रहे हैं DU के, अगर आप एडमिशन देखो तो जो लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी संस्कृत, इनके जो टेकर्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं। और फ्यूचर में और कम क्यों होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप मेटा के ग्लासेस देखो, जो मेटा 2 ग्लासेस आए, वो रियल टाइम जो है वो आपको मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ एंड यू आर गेटिंग एन इनपुट इन इंग्लिश, और आपको ईयरपीस से सुनाई दे रहा है। आई थिंक एप्पल हैज ऑल्सो वर्कड ऑन इट्स एयरपॉड्स जो आपको रियल ट्रांसलेशन देगा। तो द आइडिया ऑफ लर्निंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑल्सो विल गो until unless you really want to learn about that particular culture and that society. तो monetary value देखना of a particular subject is going to be very important unless you want to take it as a hobby. तो history जैसे history very very fascinating subject. Elon Musk says that I love history. So I also absolutely love history as a subject, but it's a passion. It might not be a very remunerative one in coming future. True that. Causation और relation को differentiate नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स आजकल, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। मार्क जकरबर्ग ने ड्रॉप करा, अभी जैसे निखिल कामत ने पॉडकास्ट करा, अभी आप लिंक्डइन देखेंगे तो पीपल आर गोइंग गागा अबाउट कि वो 9 तक ही पढ़ा है एंड देन ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड देन ही इज अ बिलियनियर, ही इज इंटरव्यूइंग इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी एंड बिल गेट्स, बट पीपल डोंट नो हिज बैकग्राउंड। हिज मदर वाज अ सेलिब्रेटेड इवेंट मैनेजमेंट personnel. She had her own company. 40 years ago, having her own company for a woman. तो हम समझ सकते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है निखिल कामत। हर किसी के पास वो बैकग्राउंड नहीं होती है। तो आप मेरा ही बैकग्राउंड देख लो, पीपल एट टाइम्स से कि आप कोई भी डिग्री उठा के, जैसे मैंने अलग अलग डिग्रीज पढ़ी, बट यू हैव टू सी माई बैकग्राउंड एज वेल। आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज सर्व्ड 100 years इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब मुझे अलग अलग तरीके का एक्सपोजर है, इसीलिए मेरे पास वो चेष्टा है कि मैं और आगे पढ़ूं और चीज़ें पढ़ूं। आई शुड नॉट स्टॉप विद इकोनॉमिक्स, लॉ, AI, आई शुड प्रॉब्ली गो इनटू साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स या AI के अंदर जो आजकल मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। तो वो एक बैकग्राउंड से भी कई बार आपको जेनेटिकली भी चीज़ें मिलती हैं। एंड बट जैसे कामत ब्रदर्स बोलते हैं कि अ लॉट ऑफ द सक्सेस दे गिव द लॉट ऑफ सक्सेस टू द टाइमिंग, कि किस टाइम पे थे वो, जिस टाइम पे वो अपना उन्होंने बिजनेस शुरू किया, इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे बिल्कुल एक्सपैंड करना शुरू हुई थी। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द फैक्ट कि वो राइट टाइम पे राइट जगह पे थे। एंड अगर वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, इनफैक्ट निखिल कामत ने यही बोला था अपने पॉडकास्ट पे कि I don't know whether a stock will go left, right, center or above or down. तो ये कोई बता ही नहीं सकता। तो he is basically earning out of brokerage. उसको मतलब है कि यार कोई भी ट्रेड करे, मुझे मतलब नहीं है, मुझे पैसा आना चाहिए। So market maker को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। Casino always, हाँ, the casino will always win. तो इंडिया इज अ बिग कैसीनो। लोग तभी तो आप देखो देयर समथिंग कॉल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आज की डेट में जो जनरेशन मिलेनियल्स हैं और जो जेन जी है, ये लोग FNO में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एज इफ ये ड्रीम 11 खेल रहे हैं कि आज इस पे कर देते हैं, आज इस पे कर देते हैं। और 99% लोग पैसा गवा रहे हैं।
पर कमत ब्रदर्स तो कमाएंगे इस चीज में। तो इस दौर के अंदर मुझे लगता है कि अगर आप मार्केट मेकर बन जाए तो वो हर कोई फिर पैसा कमाओगे ही कमाओगे। ट्रू दैट। अगर आप देखोगे एजुकेशन में भी ना इतनी एडटेक कंपनी नहीं है जितनी एलएमएस बनाने वाली कंपनी चल रही है लर्निंग। मैंने 8-9 एलएमएस ट्राई कर ली है एंड फिर फाइनली मैंने डिसाइड करा कि अब मैं अपना एलएमएस खुद ही बनाऊंगा, क्योंकि अब थक गया हूँ कि इनके वेरिएशंस देख देख के एंड डेटा प्राइवेसी के इश्यूज एलएमएस को लेके एंड प्लस फिर उसके बाद एक फीचर किसी में नहीं है, दूसरा फीचर किसी में है, बट ऑल ऑफ देम आर बेसिकली अर्निंग मनी। एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हाट दे हैव आल्सो डन इज कि जैसे ग्रेट लर्निंग का मुझे एग्जांपल पता है कि ग्रेट लर्निंग ने क्या किया, वो कोर्सेज दे रहा था, फिर उसने अपना एलएमएस बनाया और फिर वो एलएमएस भी बेचने लग गया। तो आजकल आप एक प्रोडक्ट अगर खुद का बना लो तो आप वो प्रोडक्ट भी आगे बेच सकते हो। अनअकैडमी बाय द वे डज द सेम थिंग। उसका एलएमएस का नाम ग्राफी। तो ग्राफी जो है वो उसने खरीदा था और फिर उसके बाद उसको एज अ प्रोडक्ट। अब आप सोचो कि आप अनअकैडमी से कम्पीट कर रहे हो, ठीक है, और सेम फील्ड के अंदर कम्पीट करो, बट बैक एंड से उसके पास सारा डेटा है आपका, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही ना। और इंडिया के अंदर डीपीडीपी एक्ट तो अभी जाके लगा है बिल्कुल, और वो भी अभी 18 महीने है उसके रेगुलेशन के अंदर। तो और इंडिया में लॉ बन जाते हैं, उनके लागू होने में बहुत सारे लूपहोल्स हैं। हाँ, मतलब एग्जीक्यूशन और फिर लिटिगेशन तो खैर यू आर एन एस्पायरिंग लॉयर, तो लिटिगेशन तो अलग चीज़ है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बेस्ट वकील वो है जो आपको कोर्ट से बचा दे, क्योंकि अगर आप कोर्ट में ही चले गए तो फिर आपको फिर तो मैं होता है कि धुलाई होगी वहाँ फिर मार्केट मेकर, फिर जज और वकील है वो पैसे कमाएंगे और जस्टिस जो मिलेगा तो आपको मिलेगा बाद में। Someone like Harvey Specter of Suits जो कोर्ट नहीं जाता है। नहीं, पर उसके लिए फिर आपको इंटरनेशनल फर्म्स को अलाउ करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट अगर अलग इश्यूज आएंगे कि अच्छा आपने अभी जो फॉरेन फर्म्स को आप लेके आए तो उनके भी तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये वाले काम कर सकते हो, आप लिटिगेशन के अंदर नहीं आ सकते। बट पॉइंट इज कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ क्लोज इकोनॉमी? अगर बाहर से कॉम्पीट करके कोई अच्छा इंसान आ रहा है तो आने दो ना। जब हम कह रहे हैं कि हमारा अच्छा इंजीनियर यूएस में जाके H1B वीजा में जाके वहां कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वहां का अच्छा एक लॉयर या अच्छा एक डॉक्टर इंडिया में आके क्यों नहीं कर सकता? तो ओपनिंग अप द इकोनॉमी विल नॉट हार्म, इट विल ड्राइव बेनिफिट्स फॉर यू। फॉर एग्जांपल 1991 से पहले इंडिया के पास ना गाड़ियों में ऑप्शन था, ना खानों में ऑप्शन था, ना स्कूटर्स में ऑप्शन था, ना टेलीफोन में ऑप्शन था। जब आपने ओपन किया इकोनॉमी को तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ गए ना कंज्यूमर के पास। अब आप सरकार का काम है उसको रेगुलेट करना। सरकार का काम ये थोड़ी ना है कि मैं टेलीफोन भी दूंगी, मैं एयरलाइन भी दूंगी। सरकार को कहा है कि ये ठीक से रेगुलेट होगा, कंपटीशन को रेगुलेट करना, बट ओपन अप द इकोनॉमी सो दैट इट बिकम्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, कि कंज्यूमर के पास मैक्सिमम ऑप्शन होने चाहिए। अल्टीमेटली द कंज्यूमर और द क्लाइंट शुड विन। यस एंड लिटिगेशन आप तभी रिजॉल्व कर सकते हो। इंडिया का जो तुमने बात करी लॉ की, तो until unless you have private players coming into the market, और दूसरा जब तक आप AI जब तक उसको अडॉप्ट नहीं करोगे। These are the only two ways through which you can resolve these issues. And I'll tell you first-hand experience. So law firms and advocates are scared like death when it comes to AI. वो AI का तो नाम नहीं लेना चाहते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, क्योंकि मैं जो एक लीगल टेक के ऊपर काम कर रहा हूँ उसमें लास्ट 3 दिनों में आई वॉज टॉकिंग टू सम सीनियर एडवोकेट्स, एंड मुझे उनमें से 2 जनों ने बोला कि अगर आप ये एग्जीक्यूट कर दोगे तो हम क्या करेंगे और हम इंटर्न्स किस चीज़ के लिए करेंगे। तो मैंने उनको इलॉन मस्क वाली बात करी, मैंने कहा वर्किंग विल बी ऑप्शनल कि, बट पॉइंट इज कि अगर आप इसको यूज करोगे यू विल सी कि आप कितना ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो। पॉइंट इज कि यूज करना नहीं आता और आपको लगता है कि ये कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है। इट कैन हेल्प यू, इट कैन असिस्ट यू, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्रिटिकल थॉट भी जरूरी है। सो इट इज द मर्जर ऑफ द ह्यूमन एंड मशीन विच इज इंपॉर्टेंट रादर देन एट दिस स्टेज ओनली द मशीन। देयर विल बी अ पॉइंट, जैसे इलॉन भी बोलता है, देयर विल बी अ पॉइंट जहां द मशीन विल टेक ओवर एंड डू एवरीथिंग, बट राइट नाउ machine plus human का augmentation and perfect augmentation is very important, and legal field में तो there is enormous opportunities। अभी एक अदालत AI करके है, मुझे वो पे कुछ नहीं करता इस चीज़ के लिए प्रमोट करने, but they are doing good work in this particular field। There are a lot of other firms also which are into the field, but I think अभी भी nascency में है ये
पूरा फील्ड, आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ILC में कि यू डू सम काइंड ऑफ वर्क इन दिस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस. सो हमारी जो स्टार्टअप है Agility AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, इसमें हमने एक फेयरली सेटल्ड शुरू करा था. वो भी लीगल टेक ऑफरिंग ही थी. हमने एक लेवल तक उसको पहुंचाया, बट जब हम मार्केट में गए एंड वी सॉ कि ना मार्केट इज नॉट रेडी टू पे फॉर इट. वन सेकंड, हम उसमें जो क्लाइंट बेस वो तो लॉ फर्म्स, एंड लॉ फर्म्स के बाद जब हम गए तो वो बोलते हैं कि ये वही बात कि अगर ये करने लगे ये काम तो फिर हम क्या करेंगे. आई थिंक वही मैं बता रहा हूँ कि लीगल प्रोफेशन में मैथ्स और इंजीनियर वाले लोग बहुत कम हैं. एक मुझे बहुत अच्छा एडवोकेट लगता है साई दीपक, तो उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. तो अगर आप इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले लोग जो बहुत कम मिलेंगे क्योंकि यूजुअली लोग 5 ईयर लॉ करते हैं, बट आपको ढूंढने ऐसे लोग जैसे तुम जैसे लोग हो कि या मेरे जैसे लोग हैं जिनका इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है एंड दे आर टेक्नोलॉजिकली साउंड एंड दे नो दैट दी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. आप किसी के कहने और ना कहने से नहीं, ये अनसेड है कि आज से 5 साल बाद बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी. अब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे आज 4 डेट्स लगी हुई हैं एंड व्हाट आई कैन टुडे इवन ऑटोमेट इज कि मैं 3 डेट्स पे 3 कोर्ट्स के अंदर मेरा वर्चुअल एविटार गया हुआ है काम करने के लिए और एक में मैं फिजिकली अवेलेबल हूं. व्हाई इज दैट नॉट पॉसिबल? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना आज की डेट में. आज की डेट में वो एग्जीक्यूट हो सकता है. मैं आज से 6 महीने बाद 100% इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा. बट वो थोड़ा सा स्पेशली द लॉयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एज, क्योंकि अभी भी सारे मिलेनियल्स ही है ना वहाँ पर, भी ये वाली जनरेशन आई नहीं है वहाँ. तो जब ये आएगी, मेरे वाले स्टूडेंट जब आएंगे, देन प्रॉब्ली वो शिफ्ट आना शुरू होगा. एंड जुडिशरी वैसे भी थोड़ा सा स्लो अपटेक. आई थिंक एक दक्ष सेंटर है IIT दिल्ली के अंदर जो इसके ऊपर काफी काम कर रहा है. एंड कुछ कंपनियां हैं, जैसे मैं अभी कंपनी का देख रहा था, एक वकील प्रो करके एक कंपनी है, वो इस फील्ड में, बट वो केस डायरी मैनेजमेंट कर रही है. बट उसका ऑगमेंट बहुत अच्छा हो सकता है और भी अच्छा हो सकता है. अगर आप केसेस को एक जगह रख सकते हो तो व्हाई नॉट उसकी एक समरी बना के आप किसी को क्लाइंट को दे सकते हो. या फिर फॉर एग्जांपल मेरा केस किस लेवल पे है, वो सारी चीजें. नॉट ओनली फॉर लॉयर्स, दिस कुड ऑल्सो बी समथिंग लाइक फॉर जनरल पीपल. जैसे पबमेट है, आज की डेट में मुझे कोई दवाई चाहिए होती है तो मैं पबमेट पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि अच्छा क्या इसका एनालिसिस है. सेम चीज लीगल फील्ड में अभी भी ऐसा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल जो है वो मिसिंग, बट आई थिंक आएगा. एक हार्वी करके एक स्टार्टअप है इन US which works in legal tech. अभी उन्होंने काफी रेज किया है, काफी पैसा. They're doing really well. तो I think matter of time. I hope the one that I'm consulting goes to do something big. I have consulted someone from Berlin who's especially coming down here to talk to lawyers and understand the problem and then develop a product around it. I hope so because कंज्यूमर्स एंड क्लाइंट के लिए बहुत रिक्वायर्ड है. बिकॉज वन ऑफ द रीजंस कि केसेस इतने ज्यादा स्टक होते हैं हायर जुडिशरी एंड लोअर जुडिशरी में, वो ये है कि टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है लॉयर्स का, बिकॉज वो मैनुअली सब कुछ कर रहे हैं. अगर उसमें हम 50-60% चीजों को भी ऑटोमेट कर दें तो टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा. अल्टीमेटली क्लाइंट / कंज्यूमर्स को फायदा होगा. नहीं, आपको एक टाइमलाइन सेट करना होगा हर पर्टिकुलर केस का कि in 2 years the case has to be disposed of. तो until unless वो seriousness नहीं आएगी, बट धीरे धीरे आई थिंक एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया इज द प्लेस टू बी. अगले 30 से 40 साल में जो इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट और अपॉर्चुनिटीज हैं जो आएंगी, क्योंकि हम पिछले 60-70 सालों से इतना ज़्यादा क्या कहते हैं अंडर परफॉर्म करा हमने 60 साल कि अब ये हमारा फेस है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले नेक्स्ट 30-40 साल को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, और उसके लिए एजुकेशन एंड ऑल दीज एरियाज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रोबोटिक्स, ड्रोन्स, एंड दिस इज ह्यूमनॉइड एटलीस्ट नेक्स्ट 20 ईयर्स में इन चीज़ों के ऊपर तो काम करना पड़ेगा. और इसका सप्लाई चेन कैसे वर्क करेगा वो अपने आप में एक चैलेंज है कि अच्छा हमारे पास रेयर अर्थ नहीं है, हमारे पास मैग्नेट्स नहीं है, उसको कैसे आप इंश्योर करोगे कि यू हैव द एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ दिस. 2.5 years ago जब मैं कंसिडर कर रहा था US जाके PhD करने का, जब डोनाल्ड ट्रम्प नहीं थे, तो आई ऑल्सो गॉट थ्रू एन एस्टीम्ड कॉलेज, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, फुल स्कॉलरशिप पे. तो जो नहीं जाने का फैसला था लास्ट मोमेंट का, वो इसलिए था बिकॉज मुझे भी ये लगा अगर मैं चला गया तो लेट्स फेस इट 5 साल PhD, फिर कम से कम 5-7 साल वहीं पे बिताऊंगा मैं, और फिर इंडिया तो वापस मुश्किल है आना. बट इंडिया इज द प्लेस टू बी. Yes. और इफ आई वांट टू ब्रिंग अप
or if we have to bring reforms in education sector, why not by being an entrepreneur, by being a tech entrepreneur who integrates tech in education? Yeah, absolutely. I think एडटेक जो है थोड़ा सा बायजूस ने कर दिया, बदनाम कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वे दैट इट वाज रन इंटेंशनली अनइंटेंशनली. इसीलिए कई बार होता है कि आप जिससे पैसा ले रहे हो, आई वुड सजेस्ट दैट यू सी कि उनके और आपके इंटेंशंस मैच करते हैं, क्योंकि कई बार आप वीसी से आप पैसा उठाते हो, एंड जो इंडिया में भी चल रहा है कि वीसी ओनली एट टाइम्स केयर अबाउट एग्जिट, कि यार मैंने 100 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए लगाए, मैं कैसे इसको 100 करोड़ रुपए बना के बाहर निकल जाऊं. एंड आईपीओ इज द बेस्ट. लेंसकार्ट का देख लो ना, तो मतलब मास स्केल पे, मैं तो कहता हूँ मास स्केल पे चोरी करिए कि आप सबको एग्जिट दे रहे हो और उसके बाद म्यूचुअल फंड से जो है आम पब्लिक को चूना लग रहा है. तो दिस इज द टिपिकल वे. बट आगे जाके मुझे लगता है कि जो नया ट्रेंड आना शुरू हुआ है एडटेक के अंदर भी और बाकी जगहों इंडस्ट्रीज में भी, कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, वो भी अब वेंचर आउट करने लग गए हैं. फॉर एग्जांपल, मैं बहुत अमीर से मेरी अभी किससे बात हो रही थी, जिनका बियर बॉटलिंग का काम है, तो वो उनके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, 600-700 करोड़ रुपए की इस नेटवर्थ इज. तो उन्होंने कहा कि मुझे एक स्टार्टअप में पैसा लगाना है, मैं 2-4 करोड़ रुपए लगा सकता हूँ. तो ये फैमिली ओन्ड जो एंटरप्राइज हैं ये आ रहे हैं, जो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको धंधा करना आता है. तो ये धंधे में आपको एटलीस्ट इस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे. सो दिस इज अ न्यू ट्रेंड. एंड प्रोफेशनल वीसीज भी आज की डेट में काफी आना शुरू हो गए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अविरल भटनागर है, जूनियर वीसी. आई थिंक आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम. रेल मैटर, आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट ज़ेरोधा का. तो अच्छे लोग भी हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर डूइंग एडटेक या किसी भी एरिया में जा रहे हो, कि हु आर यू टेकिंग मनी फ्रॉम, बिकॉज योर इंटरेस्ट एंड देयर इंटरेस्ट माइट नॉट अलाइन, जैसा से बायजूस के केस में हुआ. एंड यू डोंट वांट टू बी इन द सेम सिमिलर पोजीशन. आई मीन इज अ ब्रिलियंट मैन. मतलब ही हैज चेंज्ड. बायजू रविंद्रन इज अ ब्रिलियंट मैन. तो मतलब he's a revolutionary in the field of education, but he's being hounded because unfortunate circumstances या series of wrong decisions. जब आप एक लेते हो तो फिर उसको आप एक के बाद लेना ही पड़ता है आपको. फिर कई बार VCs आपको फोर्स करते हैं रेवेन्यू बढ़ाने पे at any cost. yes. तो बर्न इतना ज्यादा उनका हो गया कि सस्टेन नहीं कर पाए. और वो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बर्न करके बिजनेस बनाते हो तो आप अपने साथ बहुत लोगों को डूब के लेके जाते हो. कि एक पर्टिकुलर कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं यूपीएससी इंडस्ट्री में बात करता हूँ. अब यूपीएससी इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी आती है जिसके पास पैसा है बर्न करने, फिजिक्स वाला पैसा है बर्न करने के लिए उसके पास. अब बहुत लोग अगर अच्छा कर सकते हैं, बट वो उसके साथ सस्टेन ही नहीं कर सकते द काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट दिस गाय कैन डू. और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये आदमी अपना पैसा जो है बाद में आईपीओ निकाल के अपना पैसा निकाल के ले जाएगा. मार्केट की ऐसी तैसी हो चुकी होगी. सो इसीलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में हो तो यू हैव टू बी क्लियर कि मैं इस बिजनेस से पैसा निकाल के निकालना आता हूं या फिर मैं पैशनेट हूं. मैं एजुकेशन को लेकर बहुत पैशनेट हूं. मुझे लगता है कि एजुकेशन ठीक करा जा सकता है, अच्छा करा जा सकता है थ्रू एआई एंड पर्सनलाइज्ड गेमिफाइड लर्निंग हो सकती है, विच इज वेरी अडेप्टेबल टू डिफरेंट स्टूडेंट्स. जैसे तुम और मैं अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, हम और हमारे लिए सेम तरीके से काम नहीं करना चाहिए कैसे कोई भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. दैट इज आई थिंक द फ्यूचर. एंड अगेन बहुत लोग बोलेंगे कि टीचर्स आगे क्या करेंगे. अगेन इलॉन मस्क वाली बात है कि वर्किंग इज ऑप्शनल, वर्किंग कैन ऑलवेज बी ऑप्शनल. ट्रू दैट. लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. सो हम बात कर रहे हैं एआई आ चुका है. आज की डेट में स्टूडेंट्स के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं घर में भी पढ़ने के, और टीचर्स ऑफ कोर्स हैं. बट इस अभी के टाइम में ये 70% या 75% अटेंडेंस रूल कहाँ तक जस्टिफाइड है? बिकॉज अगर स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं करेगा तो वो रियल लाइफ स्किल्स नहीं सीख पाएगा. उसको सिर्फ क्लासरूम में अगर वो बैठ रहा है, ड्यू में इतने सारे कॉलेज हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, बहुत कम है जो प्लेसमेंट दिला पाते हैं अपने स्टूडेंट्स को. तो आप प्लेसमेंट अगर नहीं दिला पा रहे हो तो बच्चों को प्लेसमेंट खुद सीख करना पड़ेगा, और उनको वो स्किल्स खुद सीखनी पड़ेगी. इंटर्नशिप चाहिए उसके लिए, लेकिन आप वो एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हो जहां पे वो इंटर्नशिप कर पाए. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे कॉलेज है लाइक्स ऑफ बिट्स पिलानी, जो 1960s में शुरू हुआ था और तब से वहां पे 0 अटेंडेंस पॉलिसी है. अटेंडेंस इज ऑप्शनल एट बिट्स पिलानी. तो आप देखो वहां से कितने एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, कितने सारे हाई परफॉर्मिंग लोग निकले हैं. बट ये इस पे आपका क्या व्यू है अटेंडेंस पे? 70% 75% अटेंडेंस रूल. देखिए, इस पे मेरा ओपिनियन, इवन आई एम डिवाइडेड.
कि एक साइड मेरी कहती है कि नहीं, कॉलेज में आके एक सोशल नेटवर्क, एक सोशल स्किल डेवलप होता है, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो अपने में कई बार बहुत ज़्यादा लगी रहती है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी यूनिट बेस्ड, कि मुझे डेट पे जाना है तो मैं राइट स्वाइप करूँगी, मुझे ऑर्डर करना है तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना है। तो आपका इस जनरेशन का जो पर्सपेक्टिव है हैज़ बिकम एवरीथिंग ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इंस्टेंट, इस तरीके का पर्सपेक्टिव बन रहा है। एंड एट टाइम्स इट इफेक्ट्स द साइकोलॉजी। आपका वो जो इंटरेक्शन है विद पीपल एट टाइम्स वो कम हो जाता है। आपका इंटरेक्शन रेडिट पे ज्यादा है। आपकी जो लाइफ है वो डिवाइड हो गई है। मेरी लाइफ जो थी जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो मेरी एक फिजिकल लाइफ ही होती थी। नाउ बोथ ऑफ अस हैव डिजिटल लाइफ। मेरा लास्ट वीक हर रोज का एवरेज था 6 घंटे मोबाइल पे। 24 घंटे में से 6 घंटे मैं मोबाइल पे हूँ। सोया भी तो हूँ मैं उसमें, तो आइडली तो मैं 15 घंटे में से 6 घंटे मैंने ऑनलाइन स्पेंड किया। तो मेरी लाइफ जो है डिजिटल हो गई है। और जेन जी की, जेन अल्फा की लाइफ और भी ज़्यादा डिजिटल है हमसे। तो एट टाइम्स मुझे लगता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन पे आते हैं तो there is a social skill of art of making friends, negotiation, different kinds of exposures to skills, काम खत्म करना, प्रेशर लेना चीज़ों का, ये सारी चीज़ें भी अनसेड थिंग्स है जो आप सीखते हो। बट फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल, अगर मैं प्योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कॉलेज में कई चीज़ें हैं जो चेंज होनी है। जैसे NEP in its design is very very good, बट द पॉइंट इज यू आर एग्जीक्यूटिंग। अब जितने भी लोगों ने जो NEP बनाया वो सारे यूएस के प्रोफेसर्स थे, यूएस में ही पढ़ाते हैं, यूएस में ही काम करते हैं। उनमें से कुछ का एक्सपोजर यहाँ का भी है, बट मेजॉरिटी वो लोग हैं। मॉडल बहुत अच्छा है आपका, बट पॉइंट इज कि उसका एग्जीक्यूशन आप लार्ज स्केल पे इंडिया पे कर रहे हो। तो इसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना। मेरा पर्सनल सजेशन इज कि आप कॉलेजेस जैसा आप बोल रहे 8 to 8 करने के लिए आप 8 to 8 रखिए। कुछ कोर्सेज को आप करिए ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन। जैसे तुम्हारा गेमिफाइड प्लेटफॉर्म है, अब उस पर पर्सनल फाइनेंस पढ़ाते हो। वो पर्सनल फाइनेंस हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं। क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स एक टीचर पढ़ाए रादर देन ये ऑनलाइन, जब हम क्रेडिट दे सकते हैं तो ऑनलाइन क्रेडिट देके हो जाए। जिसको सीखना है वो सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा। तो आगे जाके तो आपको जिस चीज का पैशन, आपको वैसे भी करना भी तो वही है। एंड आप कोर जो कोर्सेज हैं उसको डाइल्यूट मत करें। अगर किसी इंसान को फिजिक्स पढ़ना है तो आपको उसको अच्छे से फिजिक्स पढ़ाओ। किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो अच्छे से आपको इसको इकोनॉमिक्स कराओ, और साथ में एकेडमिया के साथ में आपको इंडस्ट्री के साथ कंपलसरी कर दो। आज की डेट में लॉ में कंपलसरी है इंटर्नशिप। आज की डेट के अंदर मेडिकल में आपका, जैसे ही आप 4.5 साल करते हो उसके बाद आपका इंटर्नशिप कंपलसरी है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपका इंटर्नशिप वाला जो प्रोसेस होना चाहिए वो 100% कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सीखोगे ये पार्ट। तो आई थिंक, और ये इसके अंदर है, NEP के अंदर है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता। वो अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर देखो तो वहां पर आपके पास इंटर्नशिप का ऑप्शन है, बट कितने कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं और क्या हमारे पास वो स्ट्रक्चर है उसको ऑफर करने का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे स्ट्रक्चर, मुझे अटेंडेंस रूल्स से पर से वो नहीं है, टिल द पॉइंट कि यू आर कमिंग टू कॉलेज, इंटरैक्टिंग, यू नो हाउ टू फेस प्रेशर एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग योर कोर स्किल जो आप सीखने के लिए कॉलेज गए हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी पढ़ाया है लबासना में, so do you think India is a highly bureaucratized nation? देखिए, मेरा बड़ा अलग टेक है इस चीज को लेके। मुझे लगता है इंडिया इज इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेसी। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया को बांध के रखा हुआ है। अब अपने आसपास देख लो, साउथ एशिया में जितने भी नेशंस हैं वहाँ सबके यहाँ पर या तो रेवोल्यूशन आया हुआ है या उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब आज ही देख लो पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में वो इमरान खान का वो जिंदा है नहीं है पता नहीं है, अब आज के डेट में आर्मी रूल कर रही है। अब बांग्लादेश में देख लो, नेपाल में देख लो, एक्सेप्ट फॉर भूटान, श्रीलंका में देख लो, म्यांमार में देख लो। मुझे लगता है पिछले 70-75 सालों में अगर इंडिया को जोड़ के रन करने का किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो वो UPSC को और इंडिया के सिविल सर्वेंट्स को जरूर जाना चाहिए। उन्होंने इंडिया को एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और एक स्टेबिलिटी दी है, which is very very essential for the growth that we are going to have. But at the same point of time, मैंने 3 साल लबासना में पढ़ा है और मेरा एक्सपीरियंस अब ये कहता है कि अब the kind of officers that we need are going to be different. आपको रिक्रूटमेंट इसको 2 स्केल पे करना पड़ेगा। पहले तो आप जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो इतना लंबा चलता है हमारा, और आप 21 साल से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं और जनरल कैटेगरी में तो 32 साल तक आप प्रिपेयर ही कर रहे हैं। मैंने खुद 6 अटेम्प्ट लिखे हैं
5 मेंस लिखे हैं, तो मुझे पता है कि जर्नी कैसी है। और एक गैम्बलर्स पैराडाइज है, मुझे पता था कि मुझे और नहीं देने हैं, बट क्योंकि मैं हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेता था, मजा आता था। संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ, तो मतलब मजा आ रहा है वो एग्जाम देने में, तो आप एग्जाम मोड में ही हो। तो मेरे 20s एग्जाम मोड में गए, मैं हर एग्जाम उठा के दे रहा था, मजा आ रहा था कि ये एग्जाम निकल रहा है। बट पॉइंट इज, क्या हमारे नेशन को वो चीज की नीड है? नहीं है। पहली चीज जो आपको टफ पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना, बट अगर कोई कर सकता है तो ये एनडीए गवर्नमेंट ही कर सकती है, कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो कम कीजिए। आप रिजर्वेशन को, जो चीफ जस्टिस ने, आउटगोइंग चीफ जस्टिस ने भी बोला कि आप रिजर्वेशन को कर्टेल कीजिए। बड़ा अजीब सा पॉइंट है, रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट 100% है, बट आप रिजर्वेशन आफ्टर रिजर्वेशन टू इंटर जनरेशन नहीं दे सकते। तो अगर एक जनरेशन को रिजर्वेशन मिल गया है तो आप दूसरी जनरेशन को आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। और आप देखिए कि आप किस चीज में देना चाहते हैं, आप जॉब्स में देना चाहते हैं, एजुकेशन में देना चाहते हैं। अगर आपको ऑलरेडी आईआईटी की सीट मिल गई है तो आपको फिर जॉब्स में यूपीएससी की क्यों चाहिए आपको रिजर्वेशन? एंड देन विद इन अ जॉब आपको फिर प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन। तो वेयर डज इट स्टॉप? जब 75 साल में खत्म नहीं हो तो आप कब खत्म करोगे इसको? तो एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कम कीजिए। और दूसरा जो डी सुब्राव ने भी बोला है, जो 72 बैच के रैंक 1 थे और आरबीआई गवर्नर भी थे, कि आपको एक और एग्जाम लेना है, जैसे हायर जुडिशरी के लिए हम लेते हैं उस तरीके से ले। आप हायर ब्यूरोक्रेसी के लिए एक एग्जाम लीजिए विच वुड बी एट 40 ईयर्स, जहां पर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड आप फिर पॉलिसी मेकिंग के अंदर आइए। लेट दीज, जैसे जजेस के केस में होता है, नॉट एवरी जज फ्रॉम द लोअर जुडिशरी गोज ऑन टू बिकम एज अ हाई कोर्ट जज। सेम तरीके से ब्यूरोक्रेट्स नीड्स टू बी ट्रेंड। आपको प्रैक्टिशनर्स भी चाहिए, जो इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स हैं वो आके पॉलिसी बनाए, और आपको ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी चाहिए। द अदर थिंग इज कि इंडिया में सारे आईएएस बनना चाहते हैं। आप किसी से पूछिए, 1% लोग जो होंगे वो कहेंगे कि मैं आईपीएस बनना चाहता हूं। आईआरएस फॉर दैट मैटर, पिछले 3-4 सालों में इतने आईआरएस ने रिजाइन कराया और अपने कोचिंग इंडस्ट्री में गए हैं कि फॉर्मर आईआरएस, ये एक्स आईआरएस, और क्योंकि आईआरएस हैं तो इसलिए कोचिंग खोलने के लिए हमने पेपर निकाला, तो हम पेपर कोचिंग दे सकते हैं। तो पॉइंट इज कि एवरीवन वांट्स आईएएस, बट आपने एक कॉमन एग्जाम सेट कर दिया, किसी के 2 नंबर कम है तो उसकी वजह से वो आईपीएस बन गया, उसको लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं पता। अब मैं फॉर एग्जांपल बहुत सॉफ्ट आदमी हूं, मैं पपीज को देख के बड़ा मुझे अच्छा लगता है, लोगों को देख के बड़ा प्यार आता है। अब मुझ जैसा इंसान, मुझसे गाली नहीं दी जाती है, मैं आईपीएस बन के क्या करूंगा? मैं मतलब वो क्रिमिनल को, बेचारे को प्यार से थोड़ा ना समझाया जा सकता है इन अ पुलिस जॉब। और आपको हार्ड डिसीजंस लेने, आपको टफ रहना है, तो वो मेरा परव्यू नहीं है। तो आप कोर कॉम्पिटेंसी देखिए, किसको आईपीएस बनना है, किसको रेवेन्यू सर्विसेज में जाना है, जो सीए है, जिसने अकाउंट्स पढ़ी है। पहले जनरल एग्जाम लेते हैं, फिर आप उसको 2-2.5 साल पे उसको पढ़ाते हैं कि वो ये काम करेगा, उसके बाद वो 4 साल बाद उसको लगता है कि यार ये जॉब ही बेकार है। तो एट्रिशन रेट, तभी तो आप देख रहे हो आईआरएस में कितना ज्यादा एट्रिशन रेट है। सो आप स्पेसिफाइड जॉब लीजिए, और दीज आर स्पेशलिस्ट जॉब्स। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यस, इट्स अ वेरी वेरी जेनरिक जॉब, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एंड मेरा एक लास्ट सजेशन है कि जब आप इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस, तो आप कहीं पर भी सर्व करने के लिए रेडी होना चाहिए। इंसान क्या होता है कि वो इधर से उधर अपना कार्डर चेंज करने की कोशिश करता है। अगर मैं एक लोकल लैंग्वेज जानता हूं तो मैं उसी एरिया के अंदर रहूंगा। तो this could be another this thing that you could change, but again this is debatable, but at the same point of time major reforms जो हैं bureaucracy में are in order। एक जो अच्छी चीज मुझे लगी है कि वो सीसा टफ कर दिया इन्होंने। सीसा टफ और मिनिमम 67 मार्क्स की वजह से क्या हुआ है कि एटलीस्ट अब इंसान को सोचने की एबिलिटी चाहिए उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नहीं तो आप गेम कर सकते हो पूरे सिस्टम को। आज की डेट में लोगों ने गेम करा हुआ। अभी जो मैंने एक बैच में पढ़ाया था, 2021 बैच में किसी को पढ़ाया था, उड़ीसा में 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया है। तो एथिक्स के ऊपर उसमें लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे जाओ तो पॉइंट इज कि आप इस सिस्टम को गेम कर सकते हो। एजुकेशन और जो एग्जाम के सिस्टम को आप गेम कर सकते हो, और आपके पास 10 साल हैं इसको गेम करने के लिए। That should change, और उसकी वजह से आई थिंक फर्दर चेंज आएंगे। बट ब्यूरोक्रेसी has been one of the major pillars why India is so resilient and the way that we are today. A lot of credit goes to UPSC, the way that it conducts exams and our bureaucracy. Do you think that as a nation हम STEM पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओवर वैल्यू कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एंड हम लिबरल आर्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं? आई थिंक कि
स्टेम की अपनी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो मैंने पहले ही बताया कि क्रिटिकल थॉट जो है वो स्टेम अच्छा जनरेट करता है, एंड वी नीड अ नेशन ऑफ पीपल हु कैन थिंक। तो थिंक ऑफ इट एज कि स्टेम क्या करता है कि स्टेम इज लाइक एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि अगर आप किसी ने स्टेम पढ़ लिया तो वो लिबरल आर्ट्स तो पढ़ ही लेगा, वो कर सकता है। इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो लिबरल आर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। इंजीनियर्स इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनको वो साइड भी, लॉजिक वाली साइड भी समझ आ रही है, उनको मैथ्स भी समझ में आ रही है। इंजीनियर और मैथ्स वाले लोग जो हैं वो फिलॉसफी बड़ा अच्छा समझते हैं। आप देखिए जितने भी फिलोसोफर्स हैं मेजर सारे मैथमेटिशियंस ही तो हैं। तो पॉइंट इज कि स्टेम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो आपको एक्सेस देती है अपने दिमाग को यूज करने का। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि ब्रेन की जो पावर है वो प्लास्टिक के बैग की तरह वो बढ़ सकती है। किसी भी एज पे आप बढ़ा सकते हो, उसको कम कर सकते हो। अगर आप उसको 20 साल के बाद कभी पढ़ाई नहीं करोगे तो वो ठस होके बैठ जाएगा, बट अगर आप उसको बिग बॉस की अलावा बाकी सारी चीजें दिखाओ, उसको आप इंफॉर्मेशन दो तो वो बढ़ेगा भी। तो द न्यूरोप्लास्टिसिटी एसोसिएटेड विद स्टेम इज वेरी वेरी हाई। एंड एक बार आपने दिमाग की कैपेसिटी आप देखिए ना, एक तरफ एक गाड़ी है जो मारुति 800 का इंजन चल रहा है और एक तरफ एक फरारी का इंजन चल रहा है। इंजन का ही तो फर्क है। तो आपने अपने इंजन को अगर बड़ा कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो आप बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट लिबरल आर्ट्स, बट आई थिंक एज अ नेशन इफ वी हैव टू ग्रो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टेम एंड थिंक ऑफ मोर इन टर्म्स ऑफ जो फ्यूचर आने वाला है। फ्यूचर इज गोइंग टू बी रोबोटिक्स, फ्यूचर इज गोइंग टू बी AI, फ्यूचर इज गोइंग टू बी मैथ्स, फिजिक्स एंड अदर थिंग्स जो हैं वो आप एज अ लिबरल आर्ट आप हॉबी हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हो, आप हॉबी पढ़ सकते हो फिलॉसफी के लिए। अगर आपको उसको करियर को एज अ करियर भी लेना तो आप वो भी ले सकते हो, बट द अपॉर्चुनिटीज माइट श्रिंक इन फ्यूचर। तो प्रॉब्ली एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा होना जैसे चाहिए जैसे सोवियत यूनियन में है या फिर जैसा यूरोपियन कंट्रीज में है, US में भी है, कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली फिजिक्स के साथ ऑप्शन होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने का, राइट? बिल्कुल, और आज की डेट में है। अगर आप NEP देखो, NEP के अंदर हमारे GE सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव लेते हैं ना, तो मेरे टाइम पे मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद था, तो मुझे इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी अगर मुझे ऑप्शन मिलता तो मैं पढ़ता। पर पॉइंट वही है कि एग्जीक्यूशन जो है उसका वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वो नहीं है, स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो वो देते नहीं ऑप्शन। स्कूल्स भी नहीं थे, कॉलेजेस में। पॉइंट इज कॉलेज, बट पॉइंट इज कि अगर कॉलेज और स्कूल नहीं देता, हमारे पास आज की डेट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम ऑनलाइन इसको अवेलेबल करा पाए, बट गुड क्वालिटी, जो गवर्नमेंट ने एक बार मैंडेट दे दिया कि अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ये। तो एजुकेशन में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एडटेक के अंदर आप और मैं थोड़ी ना, एडटेक के अंदर हजारों प्लेयर्स हैं, बट मैं इतने प्लेयर्स को जानता हूं जो एब्सोल्यूट सब स्टैंडर्ड क्रैप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। और क्योंकि इंडिया में बनने वाले लोग इतने सारे हैं तो वो बना बना के बेचे जा रहे हैं और लोग बने जा रहे हैं। बट पॉइंट इज कि इस यहाँ पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक रोल आ सकता है कि हाँ, दिस इज वी ऑथराइज दिस, दैट दिस इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जहाँ रिव्यू सिस्टम आ जाए आपके पास कि अच्छा ये इसका अच्छा रिव्यूज हैं। तो अगर उस तरीके से हम बनाएं तो आई थिंक स्टेम विद एनी पर्टिकुलर फील्ड विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एंड इफ यू रियली वांट टू स्टडी लिबरल आर्ट्स, हु स्टॉप्स यू? यू कैन ऑलवेज स्टडी लिबरल आर्ट, बट विद द कॉशन दैट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। Yes, you should know what you're getting. अगर हम फ्यूचर ऑफ लर्निंग को एक वर्ड में समराइज करें तो आपके हिसाब से वो एक वर्ड क्या होगा? आई थिंक लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो यू कैन नॉट बी थिंकिंग कि मैंने BA कर ली, MA कर ली, MBA कर लिया, PhD कर ली, तो द लर्निंग स्टॉप्स। आई थिंक यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड लर्निंग के साथ में, और लर्निंग किसी भी चीज़ में हो सकती है। लर्निंग डज नॉट मीन कि सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग। जैसे मैं पिछले 4-5 सालों से न्यूट्रिशन के बारे में सीख रहा हूँ, एक और कहीं से भी सीखने, मतलब आज की डेट में कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, लिंक्डइन से आपको मिलता है। एक फाउंडर है जितेंद्र चौकसी, जो पहले स्कॉट चलाते थे, अब उनका स्टार्टअप का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो सेल्फ मेड, मतलब एक जिम से इंजीनियर, जिम से उठ के उसने पूरा एक स्टार्टअप बना लिया बहुत अच्छा। एंड ही वॉज द वन हु बेसिकली, आई मीन नॉट पर्सनली, बट ही यूज्ड to give a lot of posts on fitness
फिटनेस, एंड धीरे धीरे मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया, जिम में ट्रेनिंग देखी, और आज की डेट में आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आप अपनी ट्रेनिंग को सुपरवाइज भी कर सकते हो। एंड अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में और फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ थोड़ा जानता हूँ। इनफैक्ट वेरी वेरी आई मीन आई एम हैप्पी टू से, आज सुबह ही मेरे जिम में कोई आए तो उनको लगा कि जिम की फीस वगैरह पूछना, तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो मुझे बोलते हैं कि अच्छा ट्रेनिंग आप ही देंगे ना, तो मैंने कहा मैं जिम का ट्रेनर नहीं हूँ यहाँ पर। तो बट द फैक्ट इज कि लर्निंग कैन नॉट बी वन टू वन, और कि आप जो ट्रेडिशनल वे में लर्निंग थी वही रहेगी। आज की डेट में आप किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप सीख सकते हो। यू शुड बी इंक्विजिटिव। तो अगर आपने वो वर्ड बोला लाइफ लॉन्ग लर्नर, आई थिंक अगर सिंगल वर्ड ही देना है तो मैं कहूंगा कि इंक्विजिटिव होने चाहिए, और अगर आप इंक्विजिटिव हो तो आप सब कुछ सीख जाओगे। इंक्विजिटिव हो तो सब कुछ सीख जाओगे। यस, एक्चुअली दिस इज ट्रू। मतलब मेरी लाइफ में भी आई वाज इंक्विजिटिव, सो आई डिड इंजीनियरिंग के साइड पढ़ाई करी, एमबीए करा, वो कॉमर्स साइड हो गया, लॉ इज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज। एंड फ्रैंकली इंजीनियरिंग के अलावा मैंने कोई भी प्रोग्राम इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे उससे पैसा कमाना था। इसको इंजीनियरिंग टर्म में बोलते हैं कीड़ा। तो वो कीड़ा होना जरूरी है आपके अंदर। अगर वो कीड़ा है तो आप कर जाओगे, कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे। तो आई थिंक यूपीएससी, आई वुड थैंक माई जर्नी। मतलब लोग कहते हैं कि अच्छा इतने साल दिए, बट मेरे अंदर जो कीड़ा जगाया गया वो यूपीएससी ने जगाया, कि अरे हर चीज़ के बारे में पता करना है, हर चीज़ पढ़नी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा, मुझे यूपीएससी की जर्नी ने इतना सिखाया कि वो इंक्विजिटिवनेस हो गई कि अच्छा इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में क्या है। तो जो हम बहुत बात कर रहे थे कि एक अटेम्प्ट तो मुझे लगता है कि पब्लिक को देना बनता है। एक अटेम्प्ट में आप इंसान बन जाओगे ज़रूर, अगर आपने सीरियस अटेम्प्ट दिया इस पेपर के लिए तो इंक्विजिटिव बन जाओगे। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा, एंड ये थोड़ा लोडेड है। जेनजी की एक कौन सी वो हैबिट है विच गिव्स यू होप, वो कौन सी हैबिट है जो आपको वरी की फीलिंग देती है? अगर वरी के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रेशर दैट अ जेनजी फेसेस इन टू लाइफ्स। हम दो जिंदगियां जो वो जी रहे हैं, डिजिटल और जो एक्चुअल फिजिकल जिंदगी है, उसको मर्ज करना बहुत ही मुश्किल है। एंड आई वुड बी वेरी वेरी स्कैर्ड अगर मैं इस जनरेशन में पैदा होता और इतने प्रेशर देख रहा होता। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे जो डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में हैं। होप इस चीज़ के लिए है कि टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट, एंड दे विल प्रॉब्ली, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया है अब, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से दी सॉल्यूशंस दैट वी आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर, जो हमें नहीं मिल पाए, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट सोल्यूशन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। व्हाट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, एज इलॉन मस्क सेज, अभी बहरीन में उन्होंने बोला था कि इस सेंचुरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। आप, if you're asking the right question, the answer is already there. You have the answer to it. But asking the right question is going to be important. उसकी वजह से this generation will be able to solve a lot of problems like climate change. They will be able to solve. They will be able to solve interstellar or interplanetary movements जो हैं. They will be able to solve the problem of hunger, nutrition, anything that we think of. Poverty की problem. I think this generation has it in its grasp कि they'll be able to reach to any kind of solution to a particular problem. So this was Professor Siddharth Rathore, an eternal learner, an educator, and also an entrepreneur in the making. Thank you for having me. And हमने यहाँ पर जाना कि AI आ रहा है, but ये this will not make us less human. The entire idea is to blend our humanistic creativity with technology, and AI is our friend, right? Using AI as a friend or as an assistant is of immense help, not as a guide or a mentor. वो तो ह्यूमंस ही रहेंगे, होपफुली तब तक बहुत सारे जॉब सेफ है। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप आप सब बहुत कुछ सीखेंगे इस पॉडकास्ट से। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इस पॉडकास्ट के किसी भी सेगमेंट से, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, एंड प्रोफेसर सिद्धार्थ राठौर वुड बी प्लीज टू आंसर देम। डेफिनेटली। थैंक यू।